हेलो एंड वेलकम टू सिविल एजुकेशन हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी प्रिपरेशंस आरआरबी को लेकर अच्छी चल रही होंगी। ये क्लास भी आरआरबी के लिए ही है और काफ़ी दिनों बाद आई है। अब हम लोग इसको कंटिन्यूएशन में कंटिन्यू करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आप सभी लोग आरआरबी जेई या उस अन्य आरआरबी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो फिजिक्स का है जो कि हर एक आरआरबी के एग्जाम में कॉमन सब्जेक्ट होता है, चाहे वो CBT 1 हो चाहे वो CBT 2 हो। जनरली ये सब्जेक्ट हर जगह आता ही आता है। सो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट करने और उन कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग अपने पास से लेके आए हैं। ये एक सीरीज फॉर्म में रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है और आप उसको जुडिशली यूज़ कर पाएँ। ठीक है। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू विच ऑफ दीज। ऑप्शंस दिए हमारे पास कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। अब ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन थोड़ा सा आप देखिएगा इसमें ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब पूछ कुछ और रहा है और ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस कहीं और से आपने सुना नहीं होगा जनरली। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है? हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई भी एक्शनरी फोर्स होगी तो उसके अपोजिट में रिएक्शनरी फोर्स भी होगी। ठीक है। मतलब जितनी हम फोर्स लगा रहे होंगे, अगर हम 1 किलो न्यूटन की यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो जो अपोजिट हमको रिएक्शन मिलेगा वो भी 1 किलो न्यूटन का ही मिलेगा। यही है ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तो देखा जाए तो ग्रेविटी फोर्स पे भी लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स पे भी लगना चाहिए और मैग्नेटिक फोर्स पे लगना चाहिए। भाई ये कहीं कहीं नहीं कहा गया है कि एक डेफिनेट टाइप की फोर्स पे ही लगेगा। तो देखा जाए तो हर टाइप की फोर्स पे ये चीज होनी चाहिए। तो इसीलिए आंसर होगा इसका डी, जो कि होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी पे लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। दो बॉडीज के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके मासेस के कारण वो क्या होगी। मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही होगी, कुछ तो होगा ही ना इन दोनों के बीच में फोर्स। तो उस फोर्स की वजह क्या होगी, क्या होगी, ये बताना है आपको। तो सिंपल सी बात है, हम सभी ने पढ़ा है कि अगर मास होगा m, ये 1 है मान लीजिए, ठीक है, ये m2 मास है, तो दोनों की कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनता है। वो किसका फॉर्मूला होता है? वो हमारा फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि आपको ये करेगा कंफ्यूज, ऑप्शन इसके कंफ्यूज करेंगे। वो कह रहा था कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। सेफ्टी फ्यूज वायर का काम क्या होता है, अगर हमको ये पता होगा तो शायद हम इसका आंसर निकाल पाए। देखिए, सेफ्टी फ्यूज वायर जो होता है ना, उसका काम एक ही होता है कि जब भी करंट ज्यादा पास हो वो मेल्ट हो जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए। ठीक है। जैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा और सारी लाइट चली जाएगी और आपकी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है या कुछ भी है वो बच जाएगा। जैसे सेफ्टी फ्यूज वायर का अगर आप समझें तो पहले हम लोग कटआउट लगता था। आज की डेट में एमसीबीज का यूज हम लोग करने लगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है। तो इसमें क्या यूज होता है? एमसीबी में तो कुछ और यूज होता है, लेकिन पहले फ्यूज वायर जो बनता था वो किस चीज का होता था? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वो बनता था टिन और लेड को मिलाकर, क्योंकि टिन और लेड जब मिलाते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम हो जाता है और वो कब जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रियलिटी में काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा है। आपको कंफ्यूज करने के पर्पज से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, इजी क्वेश्चन। द टाइप ऑफ अ मिरर यूज इन ऑटोमोबाइल्स, रियर ट्रैफिक। मतलब कहने का इसका ये है कि जो ऑटोमोबाइल्स हमारी गाड़ी होती है, व्हीकल, 2 व्हीलर 3 व्हीलर कुछ भी हो सकती है, उसके अंदर जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है। अब इतना आप समझ लीजिए कि जो गाड़ी के अंदर मिरर होता है, इसमें शायद लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये सभी ने देखा होगा ना, नई नई गाड़ियों पर लिख के आता है मिरर्स के ऊपर। तो वो कौन सा मिरर होता है? सिंपल सी बात है, कोई भी इमेज अगर मिरर्स की यहाँ बात कर रहा है, लेंस की बात नहीं कर रहा है, अगर डिमनिश बन रही है, डिमनिश मतलब छोटी इमेज बन रही है, तो वो क्या कौन सा होगा? ऑब्वियसली कॉन्वेक्स होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 सेकेंड।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑटोमोबाइल्स में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। किस लिए यूज होता है? ताकि पीछे की गाड़ी हम देख पाए ढंग से। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है। कह रहा है अगर एटमॉस्फेयर एब्सेंस होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द स्काई वुड अपीयर, स्काई का रंग कैसा होगा? भाई अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर क्या है? जो ऊपर एक चादर है जो पूरे हमारे सौर मंडल, मतलब जो हमारे वायुमंडल कह लीजिए, उसको कवर कर रहा है, वो एटमॉस्फेयर है। वो चादर लाइट की वजह से उसका रंग क्या होता है? ब्लू दिखता है। अगर वो लाइट नहीं होगी, एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, स्कैटरिंग ही नहीं होगी, तो क्या होगा? वो ब्लैक दिखने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी नीचे दे रखी है। विदाउट एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग, बिना स्कैटरिंग के, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग, लाइट डज नॉट स्प्रेड, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, जिसकी वजह से जो आपका स्काई है वो ब्लैक में अपीयर करेगा। ठीक है, ये देखिए मेकिंग इट अपीयर ब्लैक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये भी इजी क्वेश्चन ही है, टफ नहीं है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? देखिए इसमें जो इंस्ट्रूमेंट का नाम दिए हैं उसमें तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एनोमीटर जो होता है वो स्पीड मेजर करता है, कैलोरीमीटर भी आपका हीट से रिलेटेड है, अल्टीमीटर आपका एल्टीट्यूड से रिलेटेड है। एक ही ऑप्शन बचता है फोटो, फोटो मतलब लाइट। फोटो से कोई भी रिलेशन होगा तो लाइट से रिलेशन होगा, इसका मतलब जो लाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसे कहेंगे फोटोमीटर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे इजीली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें कह रहा है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन किसने दी थी? अब इसके लिए आपको पढ़ा होना चाहिए कि ये रेडिएशन की थ्योरी दी किसने थी। तो रेडिएशन की थ्योरी से आप अगर थोड़ा बहुत भी रिलेवेंस कर पाए तो प्लैंक कांस्टेंट अगर आपको याद आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, तो वहां से आपको एक बात समझ में आ जाएगी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो हु इन्वेंटेड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन? इट इज मैक्स प्लैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच मीडियम द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, किस मीडियम में साउंड सबसे तेज चलता है? ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। जिन्होंने साउंड का टॉपिक थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा कि सॉलिड्स में सबसे ज्यादा चलता है, लिक्विड्स में उसके बाद स्पीड कम हो जाती है और गैसेस में सबसे कम स्पीड होती है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आवाज अगर आप नॉर्मली, मतलब गैस के, हमारी चारों ओर गैस होती है, नॉर्मली सुनेंगे तो उसकी एक इंटेंसिटी होगी। अगर वही आप कान लगा के अपने टेबल पे, जैसे लकड़ी की आपके टेबल है उस पर लगा के आप कोई भी चीज करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। वो इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि साउंड जो है वो सॉलिड्स में काफी तेज ट्रेवल करता है, फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। तो साउंड फास्टेस्ट कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है? सॉलिड्स में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि डाल्टन नेम इज एसोसिएटेड विद साइंटिफिक टर्म। डाल्टन का जो नाम है वो भाई किस साइंटिफिक टर्म से एसोसिएटेड है? अब इसमें ऑप्शन दिए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूट्रॉन। तो डाल्टन ने क्या दिया? सबसे बड़ी बात है, बहुत ही फेमस थ्योरी है डाल्टन की, एटॉमिक थ्योरी बहुत फेमस है। तो अगर एटम से रिलेटेड है तो यहाँ पे ऑप्शन ऑब्वियसली एटम हो जाएगा। ठीक है, अब एटम, हाँ इस तरीके से आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें ऑप्शंस जो दिए हैं, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी कहानी अलग है। लेकिन उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसे कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो वो एटम से रिलेटेड थ्योरी थी, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन द अंडर वाटर साउंड, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अंडर वाटर साउंड को सुनने में काम आता है? अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको आइडिया हो, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अंडर वाटर, पानी के अंदर के साउंड्स को सुनने के लिए काम आता है। ये ऑडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा माइक्रोफोन, मतलब माइक वर्क करता है ऊपर पानी के अंदर, तो माइक्रोफोन डुबो के काम कराते नहीं हम लोग। माइक्रोफोन देखा जाए तो एयर में वर्क करता है, वैसे ही हाइड्रोफोन जो है वो पानी के अंदर वर्क करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 11th क्वेश्चन हमारा। हाँ,
अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ये तो सबको पता होना चाहिए, थोड़ा मैं नीचे कर दूं ना आंसर तो आप देख लेंगे। चलिए ओके, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगी? देखिए थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। माइक्रोन, नैनो, आर्मस्ट्रॉन्ग, फर्मी, इन सब की अगर आपको यूनिट्स पता होंगी कि इनको मीटर्स में क्या कहते हैं तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। जैसे माइक्रोन की अगर हम बात करेंगे, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग और फर्मी, ठीक है, ये चार चीजें। माइक्रोन की बात करेंगे, ये होगा 10⁻³ नैनो 10⁻⁹, आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 एंड फॉर फर्मी इट्स 10⁻⁻15। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई हमारी? ऑब्वियसली 10⁻⁻15 वाली, जो कि क्या हो गई? फर्मी मीटर हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इन सभी ऑप्शंस में फर्मी मीटर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट। अच्छा, एग्जाम में आप ध्यान दीजिएगा कभी भी, ये नॉट वर्ड जो है ना, नॉट वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा लिखा होता है। अभी तो मैंने यहाँ बहुत क्लियर सा लिखा है, पीडीएफ बहुत क्लीन सी है, लेकिन आपका एग्जाम का इंटरफेस इतना क्लीनर नहीं होता है, इतना साफ से, इतना साफ साफ सब कुछ नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा नॉट लिखा है कि नहीं लिखा है, इस चीज को बड़ा गौर करने वाली चीज है, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में होता क्या है, जब उनके पास टाइम की कमी हो जाती है या कोई भी चीज हो जाती है तो वो हड़बड़ा जाते हैं और नोट को पढ़ना ही भूल जाते हैं और सीधा आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। हीट की यूनिट क्या नहीं होगी? तो क्या नहीं होगी भाई? देखिए सेंटीग्रेड हमें पता है, डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है भाई? हीट की यूनिट है, टेम्परेचर मेजर कर। ठीक है, क्या है? सेंटीग्रेड। ठीक, उसके बाद अर्ग आती है हमारे पास अर्ग यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है, जूल वर्क की यूनिट होती है, कैलोरी वर्क की। 1 सेकेंड। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिएगा, नॉट लिखा है तो नॉट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जल्दी जल्दी में इस नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट, इसमें से हीट की यूनिट क्या नहीं होगी? अगर आप ध्यान से देखिए, सेंटीग्रेड, ठीक है, अर्ग, जूल, कैलोरी। सेंटीग्रेड टेम्परेचर की यूनिट हो जाती है, अर्ग और जूल भी हमारी वर्क एनर्जी की यूनिट हो जाती है, कैलोरी हीट की यूनिट हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा गलत बना है अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे आपका नॉट नहीं होना चाहिए था, ये नॉट नहीं होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ हीट, ये क्वेश्चन सही बनता क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हो जाता है कैलोरी। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट, तो ये इसका जो आंसर है गलत है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन गलत है, सॉरी, ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन गलत बना हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल द फास्टर। मतलब अब देखिए, वहां पे उसने पूछा था पहले कि हमसे पूछ लिया था कि किस चीज में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में करेगा। इसमें डायरेक्ट इसने वो दे दिया हमको, एग्जाम्पल दे दिए, एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एयर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एंड वुड। तो ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड यूजिंग अ। किस तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग मेजर करते हैं, ये ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस आपको दो कंफ्यूज करेंगे, एक हाइड्रोमीटर, एक हाइग्रोमीटर। देखो, लैक्टोमीटर और पोटेंशियोमीटर ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन होगा, ये तो नहीं होंगे, कंफर्म है ये। ठीक है, अब सवाल होता है कि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में से कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा वो हाइग्रोमीटर होगा, हाइड्रोमीटर नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेजर करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एयर या फिर वाटर वेपर को, इस तरीके से मेजर करने के काम आता है हमारा हाइग्रोमीटर, ना कि हाइड्रोमीटर। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। कह रहा है पार्सेक एंड लाइट ईयर्स आर द यूनिट ऑफ। पार्सेक और लाइट ईयर की बात कर रहा है। अरे आंसर, एक मिनट, अब सही है। ओके, पार्सेक एंड लाइट ईयर्स आर द यूनिट ऑफ। देखिए, पार्सेक और लाइट ईयर जो यूनिट होती हैं वो होती हैं डिस्टेंस की। किसकी यूनिट होती है? वो होती है डिस्टेंस की, लेकिन कहाँ पे? स्पेस के अंदर। स्पेस मतलब जो हमारा बाहरी स्पेस है
वहां पे जो मेजर करते हैं हम लोग स्पीड डिस्टेंस, उसे हम लोग कहते हैं पार्सेक या फिर लाइट ईयर में मेजर करते हैं। पार्सेक और लाइट ईयर का भी अपना रिलेशन है एक आपस में। मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। आसान क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड एक्सरे? एक्सरे का डिस्कवरी किसने की थी? सिंपल क्वेश्चन, आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपको नहीं पता होगा ऑब्वियसली। डब्ल्यू के रॉन्गटन ने इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1895, 1895 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। ओके, चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर, ओके ये 16 था, ये भी 16 हो गया, ये 17 है। ओके लेट मी करेक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान रखिएगा। What happens to the frequency of sound waves? Okay, what happens to the frequency of sound waves when the source move towards you? जबकि सोर्स, मान लो ये आप हो, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम कोई सोर्स है, ठीक है। अब ये सोर्स आपकी तरफ अगर जा रहा है, if the source is moving towards you, what happens to the frequency of the sound wave? साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को क्या होता है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन सेम रहती है, या फिर रैंडमली कोई चेंज ही हो जाता है? तो अगर आपने एक शब्द का नाम सुना हो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉपलर इफेक्ट, अगर आप लोगों ने सुना हो तो आप इसको समझ पाएंगे कि जो साउंड वेव होती है वो इंक्रीज कर जाएगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्यों इंक्रीज कर जाएगी? डॉपलर इफेक्ट के कारण। दिस इज ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट वेयर द साउंड वेव्स कंप्रेस व्हेन अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। साउंड वेव्स कंप्रेस कर जाती हैं तो इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। साउंड वेव, सुनिएगा ध्यान से, साउंड वेव्स कंप्रेस कर जाती हैं इसीलिए उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंप्रेशन के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर, वेरी सिंपल। ठीक है, पावर, पावर मतलब कोई भी प्रकार की पावर हो सकती है, जैसे हमारे घर में बिजली आती है उसको भी पावर एक प्रकार की है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर सिंपल होती है वॉट। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक सबको पता होना चाहिए। इसे हम लोग लिख भी सकते हैं ऐसे, 1 वॉट हमारा हो जाता है इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, या फिर अगर हम पावर को डिफाइन करें, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 है, नंबरिंग के कारण टॉप अलग हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड ऑफ फ्लो। क्या होता है? जब भी किसी फ्लूइड को कोई रेजिस्टेंस मिलता है तो उस चीज को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। ये फ्लूइड का पार्ट है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे कि जो, जैसे विस्कोसिटी मतलब किसी भी फ्लूइड का गाढ़ापन। अगर कोई फ्लूइड गाढ़ा होगा तो वो धीमा चलेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कहीं पे भी, है ना। जैसे हमने मान लीजिए कोई गाड़ी, जैसे ग्रीस एग्जांपल ले लीजिए, ग्रीस लीजिए, ऑयल का एग्जांपल, ऑयल एंड वाटर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए ये ऑयल है और ये हमारा पानी है। ऑयल गाढ़ा होने के कारण क्या होगा, अगर हम जमीन पे फेंकेंगे तो धीमे 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 बढ़ेगा, लेकिन वहीं पानी के जमीन पे तेजी से जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो विस्कोसिटी ऑयल की ज्यादा है और हमारे पानी की विस्कोसिटी जो है वहाँ कम है। तो रेजिस्टेंस कौन ज्यादा ऑफर कर रहा है? ये ज्यादा ऑफर कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये कम कर रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं विस्कोसिटी, जो कि मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड फ्लो होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इजी क्वेश्चन, व्हाट इज अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? ये सबको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। माइनस का होगा, ये भी याद रखिएगा, और 10⁻⁹ कूलाम होगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हीयरिंग? ह्यूमन हीयरिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है? अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल, लेकिन कभी कभी जब ऑप्शन वो देता है, इसका आंसर वैसे होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20 से 20K हर्ट्ज भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। वहां पे कहीं कहीं 20K भी लिख सकता है, 20 से 20K हर्ट्ज भी लिख सकता है। ठीक है, नो कंफ्यूजन कहाँ होता है? जहां वो 20 या 20 के आसपास वाली चीजें दे दे, जैसे 20 से 200, 20 से 2000,
20 से मान लीजिए 2 लाख, इस तरीके से दे दे तो कंफ्यूजन आपका बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज के अंदर होती है ह्यूमन की हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर? देखो ट्रांसफार्मर का काम होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ट्रांसफार्मर का फंक्शन होता है वोल्टेज को अप करना, वोल्टेज को अप करना या वोल्टेज को डाउन करना, यही दो काम होते हैं ट्रांसफार्मर का। इसीलिए ट्रांसफार्मर के टाइप्स भी होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सीधे सीधे आंसर हो जाएगा कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर? स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, वोल्टेज को अप या डाउन करने के काम आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है, देखते हैं। कह रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंजेस इन मोशन, किसी मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट को जो भी रेजिस्टेंस ऑफर होता है या फिर वो टेंडेंसी क्या होती है, वो पूछ रहा है कि वो ऐसे क्या चीज होती है कि ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है चेंजेस इन मोशन को। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। ऑप्शन अगर हम ध्यान दें, ग्रेविटी तो आउट ऑफ दी हो जाएगा, वैसे भी मोमेंटम भी आउट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि फ्रिक्शन और इनर्शिया में से ऑप्शन क्या होगा। क्यों मैंने इनर्शिया का नाम लिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए कभी भी देखिएगा, फ्रिक्शन जो होता है वो किसी भी दो बॉडीज के बीच में होता है, ये सबको पता है कि किसी दो बॉडीज के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे कहीं दो बॉडीज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिंपल ये बात कह रहा है कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन मोशन। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी। फ्रिक्शन दो बॉडीज के बीच में होता है जो कि वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं आपस में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारा है 23। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स? तो माइक्रोवेव ओवन्स की बात कर रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है सामने आपके, आप बिल्कुल सामने सामने साक्षात देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोवेव के अंदर माइक्रोवेव्स यूज की जाएंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23 24 है ये। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी? देखिए एसआई यूनिट ऑफ फोर्स बहुत ही सिंपल सी बात है, ये भी सबको पता होना चाहिए, कॉमन सा क्वेश्चन है। फोर्स हमारा कैसे होता है, 1 सेकेंड, फोर्स हमारा क्या होता है, फिजिकल्स टू एम ए। अगर मैं इसको सही से करूं तो मास क्या होगा, केजी। ठीक है, और ए हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन होता है। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई, दैट इज न्यूटन विल बी द राइट आंसर। सिंपल। चलिए 25th क्वेश्चन को अगर हम देखें, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा उसका, टाइम पीरियड कहलाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में पीरियड दिया है तो आप पीरियड डाल दीजिए, वरना टाइम पीरियड भी होता है। ठीक है, टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए क्या होगा, उसे हम लोग टाइम पीरियड या पीरियड कहेंगे। कैसा होता है अभी मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम के शेप में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कुछ पेंडुलम, ऐसे पकड़ लीजिए। ठीक है, अब ये पेंडुलम इधर जाएगा और फिर इधर आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से ही ऐसे कुछ करके ट्रेवल करेगा, पहले इधर आएगा फिर वापस इधर आएगा। तो ये जो पूरा टाइम है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, वापस जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा और फिर वापस आएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, टाइम पीरियड कहेंगे। सिंपल। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए किया ताकि आपको टाइम पीरियड समझ में आ जाए कितना बड़ा एक साइकिल होती क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज पूरे दिन का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में बात कर रहा है कितनी होगी। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸, 9, 5, 6, चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3 × 10⁸, जो कि लाइट का हम लोग पढ़ते ही हैं जनरली, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸।
ये एग्जैक्टली 3 इंटू 10⁸ नहीं होती है, ये होती है अबाउट 2997 कुछ करके होती है, पूरी वैल्यू मुझे याद नहीं है लेकिन 299792 हाँ ऐसे कुछ करके होती है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, ये वैक्यूम में ही आपको सब कुछ बताया गया होता है, तो ये वैक्यूम की ही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिनको ज़रूरत हो उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ। भाई आप अकेले ही क्यों चीज़ों को समझें या पढ़ें। दूसरी बात ये है कि इस वीडियो की जो PDF है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। जिसको ना मिले वो सिंपली सिविल एजुकेशन हब टाइप करेगा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे, उसको वो चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ उसको ज्वाइन करिए, इसकी PDF आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक, विद आंसर्स। बाकी नेक्स्ट सेक्शन आपका मैं जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, जल्दी जल्दी मतलब क्या, मैं कोशिश करूंगा कि आपका नॉन टेक पोर्शन और टेक पोर्शन सारा कवर करवाऊं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो जल्दी जल्दी ही वीडियोज़ आएंगी, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली एक दिन में एक या एक दिन में दो तो आएंगी, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ये क्लासेस आपके लिए एक तरीके से आप इसको मॉक के नज़र से देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मीनिंग इसका आंसर बिना देखिए आप आंसर दीजिए और देखिए कितने आपके सही हो रहे हैं, कमेंट भी करिए कि कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, तो आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल है क्या अभी आज के समय में, और कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको खुद समझ में आएगा। बाकी अगर कोई भी गाइडेंस कोई भी नीडेड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे डाल सकते हैं और या फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा कि क्या कैसे करना है। ओके ओके, थैंक यू।